बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जिस तरह के जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट है, तो इससे पहले भी आपने वीडियो जो है अपलोड हुई है हमारे चैनल पे, आपने उसको रिव्यू किया होगा, देखा होगा। तो 10th क्लास की फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पर काफ़ी डिस्कस किया था मैंने, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। आज उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो चैप्टर का नाम है, ठीक है। और आगे जो हमारे पास टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग। कि एक मैस है वो एक स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया गया है। जी, पिछले लेक्चर मैंने थोड़ा सा जो है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। लिहाजा से टॉपिक है। और बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप जहन में बिठा लें और बुक के बेशक जो ये टॉपिक है इसके कोने में ऊपर आप लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड के पेपर में जो पहला चैप्टर है उसमें से एक लॉन्ग उठाया जाता है, जो आज तक हमारे पास स्कीम भी आती रही है। और वैसे भी पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर के लॉन्ग उठाए जाते हैं, थ्योरेटिकल लॉन्ग। और बच्चों, जो इसमें से 3 लॉन्ग आ सकते हैं। एक आपके पास है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी मैस अटैच टू स्प्रिंग। फिर उसके बाद है सिंपल पेंडुलम। फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जी बॉल बाउल सिस्टम। ये 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से उठाए जा सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग। बच्चे इसमें क्या करेंगे कि आप लेंगे मैस, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे और स्प्रिंग के साथ अटैच करने के बाद उसको मैस को खींचेंगे, अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे। आप जब उसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो जब उसको आप रिलीज़ करेंगे तो वो हरकत करेगा। अब वो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे हरकत करेगा। तो वो वाइब्रेटरी मोशन है, यानी कि एक्सीलरेटरी है। और दूसरे वर्ड में हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। बच्चों, एक बात याद रखना कि कोई बॉडी उस टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है या उस टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर आती है जब वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे। अदरवाइज हम कहेंगे कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब देखें बच्चों, कंसिडर, ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं कि कंसिडर अ मैस अटैच टू स्प्रिंग। ये देखें, एक हमने मैस लिया है, हमारे के पास बॉडी है जिसका मैस m है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है। ये देखें, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, उसको हमने बच्चों जो है ना एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है। अब ये फिगर A है, ये फिगर A है, ये फिगर B है और ये फिगर C है। अब ज़रा तीनों फिगर्स में आप देखें कि जो मैस है उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है, मैस की पोजीशन डिफरेंट प्लेसेस पे है।
सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सबसे पहला जो काम हमने किया कि मैश जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है, हुक लगा के उसको एक टेबल पे किसी चीज़ के ऊपर फिक्स कर दिया है हॉरिजॉन्टली। अब पहले डायग्राम में हमने ये किया है। अब दूसरी डायग्राम में ज़रा देखें, इसको हमने खींचा है इस तरफ, ठीक है, इस स्प्रिंग को हमने जो है वो मैश को सॉरी जो हमने इसको स्ट्रेच किया यानी कि खींचा दूसरी डायग्राम में। तीसरी डायग्राम में देखें कि ये फिर इस पोजीशन, जब आपने इसको खींच के छोड़ा तो ये फिर इस पोजीशन पे आ गया। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, जब स्प्रिंग होता है आपके पास, ठीक है, पहले वो क्लोज होता है, जब आप उसको ऐसे खींचते हैं वो लंबा हो जाता है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो फिर ऐसे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर फिर आगे चला जाता है। तो वो ऐसे क्या करता है, इस तरह वाइब्रेट करता रहता है। बिल्कुल इसी तरह देखें कि जब हमने इस मैश यानी कि स्प्रिंग के साथ जो मैश अटैच है इसको हमने स्ट्रेच किया, ओपन किया, खोला, ये इस पोजीशन, ये पहली रेस्ट पे था, ये पहली डायग्राम में बच्चों ये क्या है, रेस्ट पे है। तो हम कहेंगे कि इधर आपके पास जो फोर्स है वो 0 है, ठीक हो गया बच्चों। और ये आपके पास इसकी मीन पोजीशन है O, ये इसका पॉइंट क्या है, O है। ये पॉइंट O है। अब बच्चे देखें इधर फोर्स भी 0 है और इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसने कोई फासला, कोई डिस्प्लेसमेंट इसने कवर नहीं किया। इधर x भी आपके पास 0 है, इधर x भी आपके पास क्या है, 0 है। ये बच्चों मैं चलो इधर वाज़ह लिख देता हूँ, इधर x भी आपके पास 0 है। अब क्या किया, आपने इसको खींचा, आपने इसको खींचा जब तो इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, आपने इसके ऊपर क्या लगाई, एक फोर्स लगाई। इस डायरेक्शन में आपने इसके ऊपर फोर्स लगी, इसको ऐसे पुश किया, अपनी तरफ खींचा, ठीक है बच्चों। जब आपने इसको खींचा तो देखिए इसने, अब जरा मैं एक लाइन से इसको वाज़ह कर देता हूँ, ये बच्चों इसकी मुख्तलिफ 3 पोजीशंस हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन इसकी जो है वो हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ A, ये वाली पोजीशन इसकी जो है इसकी यानी कि O पॉइंट पे ये, और ये इसकी पोजीशन है B पॉइंट, A पॉइंट, B, O पॉइंट और B पॉइंट। आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इसको यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के इसको इधर लेके आई, ठीक है बच्चों। आप ज़रा देखें इसने फोर्स की डायरेक्शन में, इधर देखिए, इधर से इधर तक ये कुछ ना कुछ फासला तय किया x। जब बच्चों आपने इसको स्ट्रेच किया, इसको आपने स्ट्रेच किया तो देखिए इसने फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कवर किया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला स्टेप बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको हम अगले स्टेप में बच्चों हम इसको क्या करेंगे कि x जी इसमें देखें इधर से इधर तक फासला तय कर लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे, यानी कि हमने इसको पकड़ा, इधर आके छोड़ा, इसको रिलीज कर दिया, रिलीज किया तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये देखें ये इधर से इधर आया। आप ज़रा ध्यान दें, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन पे था, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है MP यानी कि मीन पोजीशन। अब जो ही आपने इसको छोड़ा तो ये वापस गया, देखिए इधर से इधर था ना पहले इस पॉइंट पे, आप इधर आ गए, ये इसकी मीन पोजीशन थी पहले बच्चों। जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो मीन पोजीशन से इस तरफ इसने फासला यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया x। जब आपने इसको रिलीज किया तो ये वापस गया, अपनी मीन पोजीशन से गुजरते हुए वापस इस पोजीशन पे गया जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसने इस डायरेक्शन में फासला यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। आपने जैसे इसको रिलीज किया, ये फोर्स आप जो लगा के इसको इधर लेके आए थे, जो ही आपने फोर्स ख़त्म की यानी कि इसको छोड़ दिया, रिलीज किया, तो ये वापस क्या मीन पोजीशन के ऊपर और गुजरते हुए इस पोजीशन पे आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों इस पोजीशन पे जब ये आया है तो इसने पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट फासला यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बैकवर्ड
पहले इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया था जब आपने इसको खींचा था। जब आपने इसको रिलीज़ किया तो ये मीन पोजीशन से गुजरते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और हमने ये देखा कि इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है, यानी कि पीछे की तरफ इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया। जैसे बच्चों ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया दोबारा ये मीन पोजीशन की तरफ आया, ठीक है। देखें अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ, ठीक है बच्चों। आप ज़रा ध्यान दें कि पहले आपने इसको जब मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया इस पोजीशन पे लेके आए ए पे, ए से आपने इसको रिलीज़ किया ये ओ पोजीशन यानी कि अपनी मीन पोजीशन से गुजरते हुआ बी पोजीशन पे चला गया, एक्सट्रीम पे बी पॉइंट पे। उधर जब पीछे गया तो इसने ये डिस्प्लेसमेंट एक्स फासला तय किया। अब बच्चों तो दोबारा एक्सट्रीम से जाएगा तो दोबारा फिर वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है। मीन पोजीशन जब वापस आया तो फिर इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हुई है, तो वो होती है रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या होती है बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो देख लें ज़रा कि ये एक आपके पास मैंने जो पहले दिन आपको बताया था कि ये झूला है, ठीक है, इस पॉइंट पे वो झूला पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आप पहले इसको इस पॉइंट पे लेके जाते हैं, ये इसका वो पॉइंट है, आप इस पॉइंट ए पे लेके जाते हैं। जब आप इसको आप छोड़ते हैं तो ये वापस आता है ओ पॉइंट पे यानी कि मीन पोजीशन पे, फिर ये चला जाता है बी पॉइंट पे, ठीक हो गया बच्चों। अब ये ए से ओ पे आया, मीन पोजीशन पे आया और फिर आप आगे चला गया बी पॉइंट पे यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब बच्चों क्या है, जब एक्सट्रीम पे गया तो दोबारा वापस आया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से गुजरते हुए फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया यानी कि ए पॉइंट पे चला गया। अब बच्चे देखिए इधर इसके ऊपर एक फोर्स लगी थी इसके ऊपर फोर्स जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके आई। फिर जब ये इधर पहुंचा फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगी थी जो दोबारा ऐसे क्या हुआ अपनी मीन पोजीशन पे वापस लेके आई है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी फोर्स जो किसी भी ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन पे वापस लाती है वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या कहलाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह देखिए जब स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, आपने स्ट्रेच करने के बाद रिलीज किया तो ये मीन पोजीशन की तरफ इधर आया, ये देखिए इस तरफ आया, फिर इधर से गुजरते हुआ बी पॉइंट पे चलेगा। अब जब ये इधर आया तो इसके अंदर जो फोर्स लग रही थी वो रिस्टोरिंग फोर्स थी। जब ये इधर पहुंचा इस पॉइंट पे देखिए ये पहुंचा, ये वाली जो सिचुएशन बनी हुई आपके सामने डायग्राम के अंदर, सी डायग्राम के अंदर देखें तो इस पॉइंट पे पहुंचा। जब इधर पहुंचा फिर ये आगे गया। अब जब ये वापस गया है तो फिर कौन सी चीज़ इसे वापस लेके जा रही है और वो फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स which bring a body to its mean positions, कि ये किसी भी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पे लाती है ड्यूरिंग, चलो मैं लिख देता हूँ जो बुक वाले ने, मतलब ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है कि ऐसी फोर्स जो ऑसिलेटरी मोशन के दौरान, वाइब्रेटरी मोशन के दौरान किसी जिस्म को अपनी मीन पोजीशन पे वापस लेके आती है वो कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो बिल्कुल इस तरह बच्चों इधर भी वही फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। ये वाली जो फोर्स मैंने अंडरलाइन की है, ये वाली फोर्स, ये भी आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग को मैस को अपनी इस पोजीशन पे वापस लाएगी, इधर से गुजारते हुए फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी। तो ये बच्चों आप देखिए ज़रा कि हमने इसके अंदर अब देखा कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई, जितनी हमने बच्चों ज़्यादा फोर्स लगाई, इतने ही इसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ज़रा देखें, ठीक है बच्चों, ये ज़रा ध्यान दें, जितनी ज़्यादा आप ज़रा एक और आप ज़रा माइंड में बात ये लेके जाएं, और आपने अपनी लाइफ में तजर्बा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जितना ज़्यादा स्प्रिंग को आप जोर लगा के खींचेंगे, जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे इतनी ज़्यादा वो लंबा होगा।
ऐसी बात है ना, पहले अगर वो इतना था, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर उसको खींचा, थोड़ी सी फोर्स लगा के, वो इतना आगे हुआ, ज़्यादा फोर्स लगाई वो उतना आगे हुआ। इसका मतलब है कि जितनी आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इतना ही वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मैंने आपको झूले की एग्जांपल दी थी कि जितना आप झूला ज़्यादा ज़ोर से आगे उसको जो है ना पुश करेंगे, पुल करेंगे सॉरी, तो वो इतने ही आगे चला जाएगा। यानी ज़ोर से फोर्स लगाएंगे लंबा झूला लेने के लिए, ठीक है, ऊंचा झूला लेने के लिए, तो जितना ज़ोर लगाएंगे इतनी वो आगे जाएगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग को जितना आप ज़्यादा फोर्स लगा खींचेंगे इतने वो लंबा होता चला जाएगा। तो यानी कि जितनी फोर्स ज़्यादा लगी उसने उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी इतनी बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जिस तरह के मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो देखें अब एक्चुअली ये आया किधर से हमारे पास है, ये हमारे पास रिलेशन किधर से आया है। तो बच्चों हमारे पास एक लॉ है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैस अटैच टू स्प्रिंग के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर हुक्स लॉ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और ये हुक्स लॉ के तौर पे काम करता है। बच्चों कैसे, हुक्स लॉ ने ये कहा था कि किसी जिस्म पे जितनी फोर्स लगाएंगे वो इतनी उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, हुक्स लॉ ने बच्चों क्या कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the change in length या डिस्प्लेसमेंट। जरा बच्चे इसको देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, कि किसी जिस्म के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसकी लंबाई में इतने ही इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है, आप रबड़ फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखिए, रबड़ है, आप रबड़ को जब जोर से खींचते हैं इतनी लंबी हो जाती है ना, इसका मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई इतनी उसकी लेंथ में इजाफा हो गया। समझ आ रही बात। तो देखें इसी तरह जितना हमने स्प्रिंग को, जी आपके पास मैस को हमने जितना ज़्यादा इधर से अटैच किया, स्प्रिंग को खोला, मैस को खींचा, इसने इतनी इधर से इधर तक क्या किया, फासला तय किया एक्स। तो जितनी हमने फोर्स लगाई इतनी उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है बच्चों, जब आपने इसको छोड़ा तो उतनी डिस्प्लेसमेंट इसने बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ कवर किया है। तो यही बात उसने किया कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसकी लेंथ में उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ हुक्स लॉ के मुताबिक क्या हुआ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगी इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब बच्चों एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट है बात है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन कैसे आया है, नेगेटिव का साइन इधर क्यों आया है, सवाल ये पैदा होता है। बच्चे देखें, आपने इस डायरेक्शन में ज़रा देखें, आपने फोर्स रिस्टोरिंग, जब आपने इसको फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो ही आपने फोर्स लगा के इसको छोड़ा तो दोबारा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसने अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया। समझ आ रही बात। देखिए बच्चे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। फोर्स और डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। कैसे, देखिए जब आपने इस झूले को इधर आके फोर्स लगा के इधर लेके आए थे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में गई, अब रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन देखिए फासला उसने इस डायरेक्शन में कवर किया था। फिर ज़रा आगे आए, जैसे ही वो अपनी मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा गया बी पॉइंट पे, अब रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर क्या हो रही है, रिस्टोर हो रही है। जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। जी, दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेगी। अब उसने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया था लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपोजिट खींच रही थी। बच्चों बात
समझ आपको आ गई होगी, दोबारा मैं बताता हूँ कि देखें जब आप ये इस मीन पोजीशन पे आया था, मीन पोजीशन से गुजरते हुए ये एक्सट्रीम पोजीशन बी पे गया है, जैसे ये बी पे जा रहा है, ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर रिस्टोर हो रही है, ठीक है, अब वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है, रिस्टोर हो रही है। जैसे ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा पीछे खींच लेगी। जब दोबारा पीछे खींचेगी तो देखो ये तो डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना, ठीक है, समझ आ रही बात, रिस्टोरिंग फोर्स, और इसने जो इधर से इधर तक फासला तय किया था वो तो इस डायरेक्शन में था। तो देखें डिस्प्लेसमेंट एक्स और फोर्स जो है इनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, यानी कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था और रिस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रही थी। समझ आ रही बात। तो ये देखें इसकी वजह ये थी बच्चों कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपको फिर बात समझ आनी चाहिए, आपने इस तरह कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसको ऐसे खींचा, इसने ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यार ये तो हमने फोर्स लगाई थी ना, जो एक्चुअली फिनोमेना के अंदर फोर्स है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। जब इसको आप इधर खींच के ला रही थी ना तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर रिस्टोर होती चली जा रही थी। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको जोर से अपनी तरफ खींचा। अब जरा देखिए ना, रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट तो इधर देखें, ये आपने इसको इधर खींचा था ना, समझ आ रही बात। जब आपने इसको छोड़ा तो ये वापस गया, तो दोबारा जब वापस गया तो उसने पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या किया बच्चों, कवर किया। अब जब ये इधर पहुंचा मीन पोजीशन पे तो आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस तरफ ये देखें, इसने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेकिन जैसे इस बी पोजीशन पे पहुंचा, रिस्टोरिंग फोर्स ने दोबारा पीछे की तरफ खींचा, ऐसे ही है, तो ये वापस आ गया। तो आप देखें जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो इस डायरेक्शन में किया था, और रिस्टोरिंग फोर्स इसको किस तरफ खींच रही थी, पीछे की तरफ, कि ये अपनी मीन पोजीशन से आगे ना जाए। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी हरकत, अपनी जो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या रखेगा, कंटिन्यूट रखेगा। मैं आगे ये मेंशन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन नेगेटिव का है। आप बच्चों देखें, आपने मैथ में भी पढ़ा है और फिज़िक्स में भी, आपने 9th की फिज़िक्स में भी इसे आप मतलब डिस्कस किया था, आपने रीड किया हुआ है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म किया जाता है तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म किया जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और साथ ये -x ये वाला। ठीक है बच्चों, अब ये कांस्टेंट क्या है, F = k - x, यानी कि माइनस, ये आप इस तरह लिख सकते हैं k - x। इस कांस्टेंट की जगह हमने क्या लगा दिया है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। k बच्चों आपके क्या है पास है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बच्चों देखो सेकंड लॉ के मुताबिक, सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होता है, F = ma। सेकंड लॉ के मुताबिक बच्चों क्या होता है, F = ma। अब हम इस इक्वेशन में इस F की जगह ma पुट करेंगे। ma = k - x। अब बच्चों आप क्या करें, k को उधर ले जाएं, m/k, या आप इस तरह करें m को उधर लें, a = k/m × -x। अब बच्चे ज़रा देखें, k तो था ही कांस्टेंट, अब m भी कांस्टेंट है। आप ज़रा गौर से देखें, क्या आपने जब जिस स्प्रिंग इसके साथ आपने अटैच किया हुआ था, अटैच करने के बाद इसको खींचा तो जो मैस चेंज हो गया, ये बड़ा हो गया, मैस जो साथ स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ था, ये क्या मैस चेंज हो गया, ये बड़ा हो गया था, छोटा हो गया जब आपने जोर लगाया, नहीं हुआ ना, मैस तो वही रहा ना बच्चों। जब आपने इसको छोड़ा तो दोबारा जो वापस गया, फिर भी
जब आपने इसको छोड़ा तो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस गया तो फिर भी देखिए कि मैथ ऐसा तो नहीं हो कि मैथ छोटा होगा जो बड़ा होगा, तो मैथ के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मैथ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं लिखूंगा कि K/M जो है वो दोनों आपके पास बच्चों क्या हैं, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आएगा, A = K/M की जगह आ जाएगा कांस्टेंट साथ -x। अब बच्चों इधर देखो, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म किया तो कांस्टेंट आया, जब आप कांस्टेंट खत्म करोगे तो क्या आएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आप कांस्टेंट खत्म करोगे तो बच्चों क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा से इसको ज़रा देखें कि हमारे पास हुक्स लॉ के मुताबिक था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया। जब हमने कांस्टेंट बच्चों लगाया K, उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इस F की वैल्यू हमने लगाई F = ma। जब बच्चों ma लगा तो K - x आ गया ना, जब K - x आपके पास आ गया है, उसके बाद बच्चों की देखें कि हमने m उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आप क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। m उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हमने बच्चों क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये देखें m इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया, -x आ गया। अब अगले स्टेप में ज़रा देखें, इस स्टेप में a इधर रखा, इस K/M की जगह ये ज़रा देखें, ये K/M जो था ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी जगह हमने कांस्टेंट लगा दी, ये मैं रेड लगा देता हूँ इस तरह। ठीक है जी, हमने कांस्टेंट रख दिया। अब K/M की जगह कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को जब हमने खत्म किया तो फिर दोबारा क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर दोबारा बच्चों क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और एक्सेलरेशन जब जितना ज़्यादा पैदा होगा तो उतनी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। जी बच्चों, आपने दूसरे जो 9th में लॉ ऑफ मोशन था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें अगर आप देखें वो ये स्टेटमेंट थी, वो यही स्टेटमेंट बच्चों आपके पास थी कि when the force act on a body, the body produce acceleration, this acceleration is directly proportional to force। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना जो है ना एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो देखिए जितनी आपने फोर्स लगाई उतना एक्सेलरेशन पैदा हुआ और उतनी उसने डिस्प्लेसमेंट आगे कवर किया। तो देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब बच्चों इसके बाद एक अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई होप कि बच्चों आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। देखें बच्चे जी अपनी हरकत कंटिन्यू कैसे रखता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये इनर्शिया की वजह से अपनी जो हरकत है, अपनी जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कंटिन्यूट रखेगा। ठीक है बच्चों, फिर सुने कि आप देखें कि जब स्प्रिंग को आपने खींचा, स्प्रिंग को आपने खींच के छोड़ दिया तो ये दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे गया, इस यानी मीन पोजीशन से गुजरे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। ठीक है, आप बच्चे देखिए जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है तो दोबारा कैसे मीन पोजीशन पे आया है, तो ये जो इनर्शिया है वो उसको क्या करेगा, इसकी हरकत को, इसकी ऑसिलेटरी मोशन को क्या करेगा, कंटिन्यूट रखेगा, जैसे मजबूर कर देगा। ये इधर आए इनर्शिया से दोबारा इधर लेके आएगा, फिर इधर से गुजर तो इधर गया इनर्शिया दोबारा से फिर इधर लेके आएगा। तो जो इनर्शिया है वो उसकी हरकत को क्या करेगा बच्चों, कंटिन्यूट रखेगा। देखिए ना बच्चे, आपने 9th में पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है कि रेजिस्ट एनी चेंज इन द बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी रेस्ट और मोशन, कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मोशन में है तो इनर्शिया चाहता है कि वो हरकत में ही रहे, मोशन में ही रहे। ठीक है, तो इनर्शिया इसकी बॉडी जो इसकी हरकत है उसको ऑसिलेटरी मोशन, जब वाइब्रेटरी मोशन के अंदर वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, इनर्शिया इसकी मोशन को क्या रखेगा, कंटिन्यूट रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये याद रखना।
कि ये पूछा जा सकता है कि ऑसिलेटरी मोशन के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उसकी हरकत को कंटिन्यूट रखती है, तो वो बच्चों हमारे पास क्या कंटिन्यूट रखता है उसकी हरकत को? इनर्शिया। अब बच्चों हम देखें इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इनका। ठीक है, जो आप कह सकते हैं व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब बच्चे ज़रा ध्यान दें, ये बच्चों आपके पास स्प्रिंग था जिसके साथ हमने मैस अटैच किया, ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब देखिए जब ये आगे आया तो इस पोजीशन पे आया, तो ये इसकी पोजीशन ये ओ थी और ये ए पॉइंट हो गया, यानी कि ये मैं तीनों को अब ये तीनों को एक ही डायग्राम में मर्ज कर रहा हूँ। अब दोबारा जब ये इसको हमने छोड़ इधर आके मतलब जब फोर्स गए तो इस पोजीशन पे ए पे, जैसे बच्चों हमने इसको छोड़ा कि दोबारा मेन पोजीशन से गुजरता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, इस पोजीशन पे। ये इसकी पोजीशन थी बी और ये इसकी पोजीशन थी ए, यानी कि इन तीनों को मैंने ए की, ये थी ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ये ए ओ बी। अब बच्चे देखें काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू पोजीशन, कि जब बॉडी किसी जिस्म के अंदर हरकत की वजह से जो कि जिस्म के अंदर हरकत की वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, और किसी जिस्म के अंदर जो पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, जब बच्चों देखें जब वो मीन पोजीशन पे थी, आपने इसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आई। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आई इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर मैक्सिमम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर क्या है? मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या है? जीरो। देखें बच्चे सोचने की बात यह है कि इधर कैसे काइनेटिक मैक्सिमम है और पोटेंशियल जीरो है। क्यों बच्चों? देखो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ठीक है, जब वो अभी मूव करना शुरू कर रहा था, जब आपने उसको तो उस टाइम तो कोई हमारे पास कंडीशन ऐसी नहीं थी, दोनों एनर्जी जीरो थी। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए ए पे, आपने इसको छोड़ा तो ये वापस गया तो तेजी से गुजर के इधर चला गया। समझ आ रही बात? इधर इसकी वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी, इसकी वेलोसिटी इधर बच्चों क्या थी? मैक्सिमम। यानी कि जब आप ये एक और बात, जब आप झूला लेके आते हैं पीछे उसको छोड़ते हैं तो जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है तो तेजी से गुजरता है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जब जाता है तो क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है। फिर उधर से जब पीछे आता है ऊंचाई पे जाके, फिर जब पीछे आता है तो फिर जब मीन पोजीशन फिर तेजी से गुजरता है, फिर इस तरह जाता है तो फिर तेजी से, यानी कि मीन पोजीशन से वो तेजी से गुजरता है। इसका मतलब है उसकी जो स्पीड है मीन पोजीशन पे बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब हरकत ज़्यादा है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और जब अगली स्टेप, जब आपने इसकी पोजीशन चेंज की, इस पोजीशन चेंज की इस पे आए, तो यानी कि इधर पोजीशन चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? जीरो है। फिर इस पॉइंट पे बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फिर क्या है? जीरो। यानी कि देखें जब बच्चे आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, और आपने रियल अपनी जो लाइफ है इसके अंदर भी गौर किया होगा कि जब आप झूले को छोड़ते हैं ना तो वो क्या करता है कि अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तेज़ी से जाता है, और जब ऊंचाई पे जाता है थोड़ी देर रुकता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपको महसूस नहीं था, वो रुक के पीछे आता है। फिर जब पीछे आता है तो अपनी मीन पोजीशन से तेज़ी से गुजरता है, फिर इधर आता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, यानी देख रहे इधर आके रुकता है ना इस पॉइंट पे, फिर वो पीछे चला जाता है मीन पोजीशन, फिर ऊंचाई पे आगे की तरफ ऊंचाई पे जाता है, फिर रुकता है। तो देखिए आप जो उसकी जिधर से ये वाला पॉइंट और जिधर वो ऊंचाई पे गया, वो दोनों पॉइंट पे जाके वो रुका है और रुक के पीछे आया है। ये देखें इस पॉइंट पे भी जाके वो रुके और रुक के पीछे आया है, और इस पॉइंट पे भी जाकर रुका और रुक के
पीछे आया है। इसका मतलब है एक तो इसकी जगह चेंज हो गई, इधर से इधर आया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि ये ड्यू टू पोजीशन थी, पोजीशन चेंज हो गई है। जब दोबारा इधर से गुजरा तो तेज़ी से गुजरा, तो तेज़ी से गुजरा, स्पीड ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। दोबारा ये आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा, स्लो होता चला गया है, जब स्लो होता इधर आके फिर रुक गया, रुका तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इसका रिलेशन था। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास टॉपिक था आज का कि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग क्या होता है। तो आपने इसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद आपने अपने वर्ड में लिखना है कि कंसिडर अ मास व्हिच अटैच्ड टू स्प्रिंग। ठीक है, और कि हमने एक मास लिया, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया और उसके बाद उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की, तो उसने ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन उसकी हरकत कंटिन्यूटी जारी है। ठीक है, तो हमारे हुक लॉ से हमें ये पता चला कि जितनी किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो उतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हुक लॉ मैंने जो ज़रा ब्रेस कर दिया है वो आपने लिखना है, उसके बाद वो सारा प्रूव करना है, ये वाला प्रूव ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, ये आ सकता है कि इसको प्रूव करें, आप इसको क्या करें बच्चों, प्रूव द रिलेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जब ये कहेगा, जब वो कहेगा कि व्हाट इज द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और मतलब इस